नमस्कार, प्राइम डिबेट में मैं जेपी शर्मा आपका बहुत स्वागत करता हूं। भाजपा के नए मुखिया के मनोनयन में जितनी देरी हो रही है उतना ही ये मामला उलझता दिख रहा है। संभावित नामों पर सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं। आज पार्टी के कद्दावर नेता देवी सिंह भाटी ने खुलकर कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत की जाट विरोधी छवि है, उनको प्रदेशाध्यक्ष बनाकर पार्टी जाटों के वोट खो देगी। और अर्जुन मेघवाल पार्टी को दलितों के 100 वोट भी दिलाने की क्षमता नहीं रखते। भाटी ने यह सब खुलकर कहा, लेकिन पार्टी में ऑफ द रिकॉर्ड इस तरह की बातें करने वाले लोगों की कमी नहीं है। तो जाहिर तौर पर आला कमान के लिए फैसला लेना आसान नहीं है। जातिगत संतुलन और सत्ता संगठन का तालमेल, इन दोनों को साधना आसान नहीं है और शायद इसीलिए वक्त लग रहा है। लेकिन इस देरी से पार्टी कैडर की व्याकुलता बढ़ना लाजमी है, जो पार्टी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। आज प्राइम डिबेट में इसी पर चर्चा होगी। पहले ये रिपोर्ट। कौन बनेगा बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष? किसके हाथ में होगी प्रदेश की कमान? कौन करेगा प्रदेश में बीजेपी सेना का नेतृत्व? सत्ता में वापसी के लिए किसके हाथ में होगी पार्टी की कमान? वहीं परनामी के इस्तीफे के बाद पार्टी में प्रदेशाध्यक्ष के लिए चल रही उठापटक को लेकर नए सवाल भी खड़े होने लगे हैं। सवाल ये कि इस्तीफे के बाद नियुक्ति में देरी क्यों? 5 दिन बाद भी क्यों नहीं हो पाई नियुक्ति? नाम को लेकर इतनी उठापटक कैसी? क्या सब ठीक है बीजेपी खेमे में? केंद्र और प्रदेश में मनमुटाव तो नहीं? बहरहाल जयपुर से लेकर दिल्ली तक नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जितनी भी दलीलें दी जा रही हो, लेकिन नियुक्ति में और देरी सत्ता से दरकिनार करने का कारण बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और प्राइम डिबेट में आज हमारे मेहमान लोकेश शर्मा जी कांग्रेस से, राजेंद्र राज साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार, और मनीष पारिक साहब हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से। मनीष जी, कहाँ गतिरोध बना हुआ है? जी, कहाँ गतिरोध बना हुआ है मनीष जी, नए मुखिया के नाम को लेकर? नहीं, गतिरोध की कोई बात नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जो घोषणा है वो होनी है। और भाजपा में वैसे भी आप देखेंगे कि जो भी टीम काम करती है, और प्रदेश की आपको जानकारी है ही कि इस बारे में पूरी तरह से आप भी समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एक एस्पेक्ट पे टीम होती है। आदमी अध्यक्ष अगर बदल भी जाते हैं तो बाकी टीम तो वही होने वाली है, तो इसलिए कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये अजीब बात है कि लोगों को इस बारे में इंटरेस्ट है कि इसमें देर क्यों हो रही है। सवाल ये भी है कि घोषणा जो और जगह पर हुई थी, जैसे इस्तीफा दिया उसके 2 दिन बाद घोषित किया गया, कहीं पर और समय लगा, ऐसा जनरली होता है। अल्टीमेटली घोषणा जहाँ से होनी है उन लोगों को ये तय करना है, और वही ये बता सकते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। लेकिन निश्चित तौर पर मुझे लगता है इससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ ही होने वाला है। सब लोगों के जो भी कोई बात है वो सामने आएंगी, और सब चर्चा विमर्श करके और सही सशक्त भाजपा का अध्यक्ष मनोनीत होगा। भाई, आपकी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मिस कॉल के जरिए आपने करोड़ों अपने कार्यकर्ता बनाए हैं, तो लोगों का इंटरेस्ट होना तो लाजमी है ना मुकेश जी की। जिस पार्टी से हम मिस कॉल देकर के जुड़ गए और जिस पार्टी के बैनर तले हम कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रहे हैं, उनकी तादाद इतनी बड़ी है कि उनको ये लगना लाजमी है, उनमें उत्सुकता, ये जिज्ञासा जगना लाजमी है कि एक अध्यक्ष का इस्तीफा तो ले लिया, दूसरे का नाम तैयार नहीं था अगर, तो परनामी जी का इस्तीफा लेने की इतनी जल्दी क्या थी? जब नाम तय हो जाता तब भी तो परनामी जी का इस्तीफा लिया जा सकता था। और बात ये भी है जयप्रकाश जी, परनामी जी से इस्तीफा लिया नहीं था, उन्होंने दिया है, और व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। एक दूसरी बात, जो कर्नाटक के चुनाव में माननीय अमित शाह जी इतने व्यस्त हैं, चूंकि वहीं पर वो हैं, इसके कारण कोई तो मध्य प्रदेश का तो बना पाया, लेकिन राजस्थान का नहीं कर पाए थे। जी, मैंने यही कहा कि उस बारे में उनकी बातचीत हो गई थी। यहाँ पर जैसे मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी प्रवास पर थी, और चित्तौड़गढ़ उस समय वो थी, और चित्तौड़गढ़ में 3 दिन का प्रवास था जो कार्यक्रम पूर्व में बना हुआ है। ऐसे ही माननीय अमित शाह जी का भी कार्यक्रम बना हुआ पूर्व में है। तो ऐसी दशा में ये कभी कोई होता है कि एक साथ बैठना नहीं हुआ हो। अब ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि इस्तीफा जो माननीय परनामी जी ने दिया है, उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से दिया है। ये दिया कि मुझे समय नहीं दे पाऊंगा, और इस कारण से मुझे लगता है मेरे से अच्छे विकल्प पर विचार करना चाहिए और किसी और को कमान देकर
भाजपा को लाभ होगा। ये थ्योरी दूसरी आ गई मनीष जी। परसों जब ये बात आई थी तब आपके जो प्रवक्ता थे वो ये कह रहे थे कि परनामी जी अब राष्ट्रीय स्तर पर काम करेंगे। अगर समय की कमी है, प्रदेश तो बहुत छोटा सा है, राष्ट्रीय स्तर पर काम करने के लिए तो ज्यादा समय देना पड़ेगा, व्यक्तिगत कारण वहां आड़े नहीं आएंगे। जी, मैंने उनका व्यक्तिगत निजी व्यस्तता के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया, ऐसा उनके इस्तीफे में लिख रहा है। और इसीलिए मैंने आपको ये बात बताई कि माननीय परनामी जी को लगता है कि अगर उनसे बेहतर ज़्यादा समय देने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है तो उसको मौका देना चाहिए। और ये कहते हुए उन्होंने खुद अपना इस्तीफा सौंपा है। तो पार्टी ने मांगा है और पहले ले लिया और बाद में घोषित नहीं किया, ये बात तो है ही नहीं। चलिए ठीक है। हालांकि मनीष जी, इन स्पेसिफिक सवालों के इन वेग जवाबों से ये थ्योरी कहीं भी एस्टेब्लिश नहीं होती कि सब कुछ ठीक ठाक है। लग ऐसा ही रहा है कि गतिरोध है या कुछ कारण है जिसकी वजह से चीज़ें डिले हो रही है। राजेंद्र साहब, क्या ऐसा परसेप्शन नहीं बना हुआ है? नहीं, बिल्कुल बनता है, और जितना टाइम जाएगा उतनी और इस बारे में धारणा बनती जाएगी। और जैसे आज देवी सिंह जी भाटी का जो बयान आया है, ऐसे हो सकता है कुछ और लोग भी बयान दें जिनको मौका मिलेगा। हालांकि देवी सिंह जी भाटी पिछली बार जब अरुण चतुर्वेदी को अध्यक्ष बनाया गया था तब भी उनके इस तरह के बयान थे, तो ये उनका नया बयान नहीं। और हो सकता है कहीं कुछ उनकी अपने जिस तरह की कोई और लोग आ रहे हैं जिनके नाम चल रहे हैं बीजेपी की तरफ से, गजेंद्र सिंह शेखावत का, उनसे हो सकता है उनकी खुद की अनावन हो, या वो एक ही समुदाय से आते हैं, एक ही समाज से आते हैं, तो उनकी हो सकता है आपस की कोई बातचीत हो। मैं उस बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, अरुण देवी सिंह जी भाटी का अपना एक अलग स्टाइल है, और बूढ़े शेर हैं, वो शेर तो हैं लेकिन बूढ़े हो गए हैं अब। और उन्होंने कहा भी है कि मैं राजनीति में अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन बूढ़ा भी घास तो नहीं खाएगा। बिल्कुल, ये बात सही है। और हाथी कितना भी बीमार हो जाए चूहा नहीं होता है, ये कहावत भी सही है। तो उनकी अपनी वजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पार्टी की दृष्टि से देखा जाए तो पार्टी का जो आला कमान है उसका अपना एक अलग नजरिया है। जैसे कि मैंने अभी अरुण चतुर्वेदी का नाम लेके बताया, उनके विरोध के बावजूद कि अरुण चतुर्वेदी का क्या कद है, हम इसे अध्यक्ष नहीं मानते, ये सब कहने के बावजूद भी पार्टी ने उनको बनाया अरुण चतुर्वेदी, और अरुण चतुर्वेदी लय रम सकते हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में ये कुछ समय से एक परंपरा देखने को मिली है कि जब भी चुनाव आते हैं, चुनाव के समय अध्यक्ष को बदल दिया जाता है। इसलिए उससे पहले देखें तो वसुंधरा जी बन गई थी 2009 में, अरुण चतुर्वेदी को हटा करके, उससे पहले ओम जी को हटाया गया। तो ये पिछले उससे पहले जाएंगे तो मतलब कुछ लगेगा 2003 से जब भी चुनाव का मौका आया, पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष को बदल करके नए चेहरे को लाया। इससे शायद हो सकता है कि संगठन में जो असंतोष होगा, कुछ नाराजगी होगी, उसको दूर किया जा सकेगा। एक बात तो ये नजर आ सकती है। दूसरी बात जो मुझे लगता है ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वो है टिकट वितरण को लेकर के जो चुनाव में देखने को मिलता है। प्रदेश अध्यक्ष का अपना एक वजूद होता है जो उसमें टिकट वितरण में अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो यहाँ मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन हो, यहाँ ये महत्वपूर्ण रहेगा कि टिकट वितरण के समय महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 5 लोगों के शायद जैसे जानकारी में है 5 लोग यहाँ पर प्रभावी रूप से टिकट वितरण कर पाएंगे, जिसमें संगठन मंत्री जो चंद्रशेखर जी हैं यहाँ, एक बी सतीश जी हैं कार्रवाई, और उनसे हैं अविनाश राय खन्ना। 3 तो ये हो गए, एक हो गए अध्यक्ष और तीसरे हो गए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। तो ये 5 लोगों में से सत्ता संतुलन जो बना रहे, किसके हाथ में रहे, पार्टी का आलाकमान तो अपनी जगह है ही है, लेकिन यहाँ पर टिकट वितरण में अपनी कहना चाहिए वर्चस्व बना रहे, ये है दौड़। और इसको लेकर के ही चल रहा है कि किसको लाया जाए और किसको नहीं लाया जाए, उनके अपने, ये मेरा मानना है जी। ठीक बात है। मनीष पारिक साहब जी, भाटी जी का जिक्र किया अभी राजेंद्र साहब ने। देवी सिंह भाटी ने जो खुलकर कहा, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि देवी सिंह भाटी ने अपने आग्रह के चलते ऐसा कहा या क्या कहा, लेकिन उन्होंने जो कहा उससे एक बात निकलती है कि पहली बात जो गजेंद्र सिंह शेखावत के बारे में उन्होंने कही कि कास्ट बैलेंस को ख्याल में रखना पड़ेगा। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति जिसका पूरे प्रदेश भर में वर्चस्व हो, ऐसा व्यक्ति आपको ढूंढना पड़ेगा। क्या ये कुछ वो बिंदु नहीं है जिनकी वजह से देरी हो रही है? नहीं, मैंने आपको, ये तो व्यक्तिगत विचार है उनका। ये देरी हो रही है इसलिए बोल रहे हैं। अभी मान लीजिए कि अध्यक्ष बन जाता, तब वो बिल्कुल नहीं बोलते। अब उनका अपना व्यक्तिगत विचार भी और भाजपा की इंटरनल डेमोक्रेसी भी है कि वो अपने बारे में कहते हैं, उनको लगता है, और ये स्वाभाविक बात है। लेकिन मैं जयप्रकाश जी बताना चाहता हूँ कि बीजेपी ने जो जातिवाद के एस्पेक्ट पर कांग्रेस पार्टी को काम है, जातिवाद की राजनीति वो करते हैं, वो धर्म की करते हैं, लेकिन बीजेपी तो इस विषय पर राष्ट्रवाद की राजनीति करती है, और इसीलिए इस विषय पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा है कि परनामी जी हमारे अध्यक्ष थे, अच्छा काम करने वाले अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में सारे चुनाव जीते हैं, और इसीलिए उन्होंने अपने आप पद छोड़ा। इससे पहले अरुण चतुर्वेदी जी, इसी पहले माननीय वसुंधरा जी, उससे पहले महेश शर्मा जी, उससे पहले ललित किशोर जी। तो ये कोई जातिगत एस्पेक्ट्स के आधार पर नहीं बने थे। और मुझे लगता है कि इस बारे में
इस बार भी ऐसा ही फैसला होने वाला है, जो संगठन को आगे बढ़ाने को, साथ लेके चलने को होगा, लेकिन जातिवाद उसमें कोई ज़्यादा रोल नहीं निभाने वाला। अच्छा, लोकेश शर्मा जी, आपकी पार्टी करती है जातिवाद? देखिए, आपको ध्यान होगा कि 2 दिन पहले जब मैं यहाँ इसी संदर्भ में डिबेट में आया था, तो मैंने आपको बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है, और वो बात प्रमाणित हो चुकी है। देखिए, जिस नेतृत्व को इनका केंद्रीय आला कमान जिसे बनाना चाहता है, उसे पार्टी के प्रदेश के लोग और जो राज्य का नेतृत्व है वो स्वीकार नहीं करना चाहता, और जिसे राज्य नेतृत्व बनाना चाहता है प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में, उसे केंद्रीय नेतृत्व स्वीकार नहीं करना चाहता। तो सीधे तौर पर इनके अंदर जो मनभेद मतभेद चल रहे हैं वो आज उजागर हो चुके हैं। मेरी बात पूरी तरीके से प्रमाणित हो गई है। आप देखिए, अगर 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने, जिसने कि स्वराज के नाम पर प्रचंड बहुमत हासिल किया था, अगर इस प्रदेश में काम किया होता तो ये नौबत नहीं आती कि उन्हें जातियों के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर अपने प्रदेश अध्यक्ष को चुनने की आवश्यकता पड़ती। काम किया होता तो काम के नाम पर वोट मांगते। आज ये नौबत नहीं आती कि ये चेहरे को लेकर, जाति को लेकर इस तरीके से विभाजित करते कि हम फलाना जाति को संतुष्ट कर लेंगे, फलाना क्षेत्र को हम संतुष्ट कर लेंगे। तो ये जो सारा का सारा ये जो आकलन किया जा रहा है, ये जो लंबी इनकी पूरी कवायद चल रही है, मुझे लगता है कि इन्होंने जो काम नहीं किया, जो इनका फेलियर रहा पिछले पूरे 4.5 साल का, वो वजह है कि लगातार देरी हो रही है और ये अपने अध्यक्ष का नाम तक घोषित नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आप लोग जश्न में डूबे हुए हैं। बिल्कुल, इसलिए आप लोग जश्न में डूबे हुए हैं। नहीं, हम जश्न में नहीं है, तो हमारे अंदर कोई जश्न नहीं है। हम तो सिर्फ जो बात है, देखिए, जब इन्होंने कहा कि सीपी जोशी जी क्यों नहीं आए, मनीष पारिक वो आसाम में गए, आसाम वाले कह रहे थे आए ही नहीं, वो हमारे उनके खिलाफ लगता है। उन्होंने कहा कि इसको तो हटाओ यहाँ से। अगर सही होता चुनाव हार तो गए, मध्य प्रदेश में आपने नाम शिकायत कर दिया, जहां पे ये कह रहे थे कि आप नागालैंड में घोषित नहीं कर पा रहे हैं। आपके हैं। पास देखिए पूरे प्रदेश के लिए एक कोई नाम तक नहीं है। दोनों इकट्ठे आप एक तरफ तो ये कहना चाहते हैं यहाँ की जो पूरे प्रदेश के लिए जो सर्वमान्य हो और जिसने काम किया हो, और सबसे बड़ी बात किया जाए। आप ये देखेंगे जयप्रकाश जी, लोया नाम नहीं है, जज साहब को भी आपके पास नेता नहीं है। आप देखिए स्थिति ये हो गई भारतीय जनता पार्टी की कि प्रदेश में एक मानते अलग बात है। राहुल बाबा सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर ये लोग चुनाव लड़ते हैं और इसी नाम पर आगे भी चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने 4.5 साल में एक भी व्यक्ति ऐसा तैयार नहीं किया जिससे कि जनता वोट दे सके, जिसके नाम पर अगर काम भी किया होता तो लोग वोट करते, लेकिन इनके पास एक नेता नहीं है जिसे ये प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सीधे तौर पर बिना सोचे समझे घोषित कर सकें। बिना सोचे समझे कोई घोषणा होती है लोकेश जी? बिना सोचे समझे का मतलब कि इतनी पशुपेश में नहीं पड़ना चाहिए ना। अगर आपने काम किया होता तो काम के नाम पर वोट मांगते। लेकिन लोकेश जी, ये आपके लिए बहुत ज्यादा खुशी का, राहत का सबब तब होता जब आपके यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता। आपके यहाँ तो मेढक तराजू में तोलने जैसी स्थिति है ना, जब भी कुछ होता है तब। अब इनको महाभियोग में एक नहीं है, ये संसद में क्या करेंगे? जो मिश्रा जी जज हैं, अगर तो ये भड़काता लोगों को बसें चलाने के लिए सवाल पे मुकदमे दर्ज होते हैं, फरार हो जाते हैं। नहीं आता, कांग्रेस कोई जवाब है ही नहीं दरअसल। विचार कर रही है तो है ही नहीं। ये परिपाटी बना ली है कि आप इनसे पूछिए प्रधानमंत्री जी के बारे में, ये बात नेता को कोई सीरियस नहीं ले रहा है। इनसे पूछिए वसुंधरा जी के बारे में, ये महाभियोग के बारे में सीरियस ले रहे हैं। आपसे सवाल किया जा रहा है कि राजस्थान में आपने अभी तक अध्यक्ष घोषित करने में इतनी देर क्यों लगा दी? लोगों को उत्सुकता रहती है दीजिए ना। कांग्रेस पार्टी में जो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल गए, आपसे जवाब पूछा जा रहा, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल गए पता ही नहीं हिला। आप विषय तो देखिए, आज का विषय है कि अभी तक आपका अध्यक्ष घोषित क्यों नहीं हो पा रहा है? मनीष पारिक साहब, जनता पार्टी पशुपेश में है, उसका जवाब दीजिए आप। पारिक साहब, ये जो असमंजस है जो 3 दिन से दिखाई दे रहा है, जिसके कुछ भी कारण हो, इस असमंजस के साथ क्या हम 180 का टारगेट और कांग्रेस मुक्त राजस्थान का लक्ष्य लेकर के चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, मैंने आपको कहा कि इट डजंट मैटर कि अध्यक्ष कौन है, जो टीम अगर वही है, वही लोग रहने वाले। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारी नेता है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे जो महामंत्री हैं, संगठन महामंत्री हैं, आपने जिक्र किया, और हमारा पूरा जो एक कोर कमेटी होती है, कोर ग्रुप होता है, वो चुनाव लड़ाता है। इसी तरह से चुनाव संचालन समिति है, इसी तरह से देश में भी कोर ग्रुप है, ऐसी जिले में कोर कमेटी बनी हुई है। तो अल्टीमेटली 15-20 नेता लोगों की टोली है सब जगह, और वो मिलकर चुनाव लड़ाती है। अब कोई व्यक्ति अध्यक्ष है और कोई व्यक्ति महामंत्री है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो रचना संगठन की हुई है नीचे लेवल तक, आपने देखा उसमें भी जो बूथ के अध्यक्ष बन गए हैं, और पूरे राजस्थान में 53,000
बूथ के अध्यक्ष हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी विशाल टोली के बाद में एक संदेश की आवश्यकता होती है। अध्यक्ष हमारा टेक्निकली लीडर होते हैं, ये पक्की बात है, लेकिन ये पक्की बात है कि पूरे उसमें संगठन महत्व का रहता है और कार्यकर्ता की इतनी महत्वता है कि वो ही काम करता है और वो ही सरकार लाता है। और वही अभी असमंजस में है, वही अभी असमंजस में है। मनीष जी, ऐसा तो नहीं है कहीं कि जो टेक्निकल लीडर की आप बात कर रहे हैं उसका नाम टॉस करके क्या रिएक्शंस आते हैं, किस तरह की थ्योरीज डेवलप होती हैं कार्यकर्ताओं के बीच में, ये देखने की कोशिश की जा रही है? नहीं, अब ये इसको भी आप समझ सकते हैं कि इसका लाभ अगर भाजपा लेना चाह रही है तो ले रही होगी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी कोई घोषणा होनी है उसमें जो भी कोई पर्टिकुलर कोई कोना बाकी ना रहे, अगर ये विचार करके काम हो रहा है तो निश्चित तौर पे धीरज का फल मीठा होता है। अच्छा, ठीक है। राज साहब, एक बात और समझ में आती है कि अगर किसी नए नेता को थोपा गया तो पार्टी में पुराने लीडर्स की कमी नहीं है, नया आदमी सबको स्वीकार्य नहीं होगा, और अगर किसी पुराने दिग्गज को उतार दिया गया तो उसका फिर सत्ता के साथ तालमेल बिठाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी तक समय लग रहा है विचार विमर्श में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो बैकबोन है, जो सबसे बड़ा जो विचार परिवार का जो संगठन है, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस पर हाथ रखेगा सबसे बड़ा हाथ उसी का है, और उसके बाद सबको मानना पड़ेगा। कोई ना नुकर करो, कितना भी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे वसुंधरा राजे कुछ भी कहें। अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने कहा कि नहीं ये व्यक्ति बनेगा तो वही व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बन के आएगा। और इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो जो नाम अभी मौजूदा हालात में जो माहौल में सुनने को मिल रहे हैं, उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम काफ़ी अपना वजूद रखता है। उनके अपने बैकग्राउंड के कारण, विद्यार्थी परिषद के से जुड़े होने के नाते और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ उनका जो संबंध जुड़ा रहा, उसके कारण इसी अपन दोस्त सोच सकते हैं कि उनका कितना राष्ट्रीय स्वयंसेवक है कि उनको सीधा का सीधा एमपी का चुनाव लड़ा दिया गया। इससे पहले वो कोई चुनाव नहीं लड़ पाए, जनप्रतिनिधि के रूप में सीधा सीधा है। तो अब सोच सकते हैं उनकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक में अच्छी पकड़ है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक बीजेपी का कार्यकर्ता, अगर बीजेपी का कार्यकर्ता भी है, लेकिन वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता मूल रूप से है। चाहे इन्होंने कहना चाहिए मिस कॉल से बना दिए होंगे, कितने बना देंगे, लेकिन काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी को करता है। इन अभी के जो दो लोकसभा के चुनाव और एक विधानसभा के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, उसकी वजह भी वही थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं ने बिल्कुल पल्ला झाड़ दिया, बात ही नहीं की। यहाँ तक कि कुछ प्रचारकों तो ये कहते सुने गए बात अपनी आपस की बातचीत में, अच्छा है पार्टी हारे। तो मेरा निवेदन ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक सबसे बड़ा इसमें अहम रोल निभाएगा। और उसने जिसको रख दिया, जैसे कि मैंने अभी अरुण चतुर्वेदी का नाम लिया, अरुण चतुर्वेदी का क्या कहता था, तो एमएलए भी नहीं बने, जनप्रतिनिधि के किसी पद पे भी नहीं आए थे। देवी सिंह भाटी ने क्या करके उनको कहना चाहिए कटाक्ष किया उनके ऊपर कि हम इन्हें अध्यक्ष नहीं मानते, लेकिन क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता था तो बीजेपी के अध्यक्ष रहे। और जब यह तय हुआ कि नहीं लगा कि सत्ता लाने के लिए मुख्यमंत्री मतलब वसुंधरा राजे को लाना है और इसलिए उनको अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, क्योंकि सत्ता लानी है। और सत्ता लाना इसलिए जरूरी है कि तो यूपीए के जो एक और दूसरे कार्यकाल में जो हिंदुत्व को लेकर के और हिंदू जो संत साधु समाज थे उनको जो लेकर के उन पर जो केसेस लगाए गए, उन केसेस को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने कहा नहीं, सारे मतभेद बाद में देखेंगे, पहले सत्ता लानी है। ये एक कोशिश की गई और उसके लिए अरुण चतुर्वेदी की भी बलि दी गई, हटाया गया, जो भी किया गया, और उनको हटा दिया गया और उनकी जगह वसुंधरा राजे को, क्योंकि लगा कि सत्ता लाना महत्वपूर्ण है। अभी भी ये स्थिति होगी कि नहीं, सत्ता लानी है तो जो भी कुछ है सबको मानना पड़ेगा। संगठन एक कांग्रेस के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी में कहना चाहिए बहुत ज़्यादा मतभेद नहीं है। ऊपर से डंडा आ गया, या क्या इनके कहावत है एक, अगर सूचना आ गई तो सोचना बंद कर देते हैं। ये एक परंपरा सी है और ये इसका पालन करते हैं अघोषित रूप से। तो ये मेरा मानना है कि बीजेपी में जो भी ऊपर से नाम आ जाएगा और वो मान लिया जाएगा, स्वीकार्य हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक बात है। लोकेश शर्मा जी, ऐसे में जोधपुर में मुकाबला बहुत दिलचस्प होने जा रहा है अगले विधानसभा चुनाव में। देखिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जोधपुर से बन रहे हैं, बीकानेर से बन रहे हैं। आप देखिए कि इस प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को विदाई देनी है। और जिस तरीके से 4.5 वर्ष का उन्होंने कुशासन झेला है, आज इस प्रदेश की जनता ने जो दुख झेला है, जो परेशानी झेली है, वो त्राहिमाम कर रही है। जनता ये पूछ रही है भी हमारा कसूर क्या है कि हमने आपको प्रचंड बहुमत दिया, आपने स्वराज के नाम पर हमसे वोट मांगे और इस प्रदेश के किसी भी वर्ग को आपने वो राहत नहीं पहुंचाई जिसका वादा और संकल्प करके आप शासन में आए थे। मनीष भाई, आपने दूषित पानी पिलाया और 700 आरओ लगाए, आप सीधा एलिगेशन लगा रहे हो। 18,000 किलोमीटर सड़कें बनाई, कभी बनाई आपने? सोची 3 गुना काम कर दिया। कांग्रेस पार्टी को तो हक ही
नहीं है। पास इन बातों आपने का जवाब लाइट के नहीं बारे है। में, सार्वजनिक पानी के मंच पर बारे आपसे में, ये बिजली पूछ लिया सड़क जाए के बारे कि में, भारतीय जनता ठीक है, चलिए। पार्टी ने पिछले 4.5 वर्ष में ये फिर कभी अभी चुनाव में 6 महीने पड़े हैं, चुनाव में 6 महीने पड़े हैं, बहुत सारी बहस होनी है। मनीष जी, लोकेश जी, आज का विषय केवल प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर ही था। बाकी जो आप उड़ा रहे हैं उन पर फिर बात, अब उनके पास और कुछ है नहीं। अब इस बहस में उनके पास और कुछ है क्या? तो आज के लिए प्राइम डिबेट में इतना ही, आज के लिए प्राइम डिबेट में बस इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस विषय को फिर कभी डिबेट में लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।